इंसान की मेंटालिटी, जी। जो चीज़ें वो सोचता है, वो कितना इम्पोर्टेंट रखता है उसकी लाइफ के लिए। एक वर्ड है मैम पर्सनैलिटी और एक वर्ड है मेंटालिटी। जी। मुझसे जब कोई पूछता है सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या मेंटालिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैं इसमें एक वर्ड मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। मैं पर्सनैलिटी शब्द को बोलता हूँ मैम पर्सनल एबिलिटी, और मैं मेंटालिटी को बोलता हूँ मेंटल एबिलिटी। जब आप अपनी मेंटल एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं तो आपकी मेंटलिटी बेहतर हो जाती है। और मैं आपको कमाल का उदाहरण देता हूँ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़े पसंद है। सारा खेल मेंटलिटी का मैम। जी। दुनिया सबके लिए सेम है, परिस्थितियां सबके लिए सेम है। इवन आप परिस्थिति शब्द पे गौर करिए मैम। परिस्थिति शब्द में भी कहते हैं ना यार मेरी कंडीशन खराब है, मेरी परिस्थितियां खराब है। आप इस परिस्थिति शब्द पे भी गौर करें तो इसमें दो शब्द आए हुए हैं, पर प्लस स्थिति। एक्चुअली पर क्या होता है, एक वर्ड होता है प्रवक्ता और एक होता है वक्ता। दोनों शब्दों में क्या अंतर है मैम? वक्ता वो जो अपने विचारों को बोले जी। और प्रवक्ता वो जो किसी और के या पार्टी के विचारों को, कंपनी के विचारों को, वो उसके अपने विचार नहीं है, वो तो पार्टी के बिहाफ पर बोल रहा है, विचार किसी और के हैं। एक शब्द होता है मैम परजीवी, पैरासाइट। परजीवी किसको बोलते हैं? जो पर माने किसी और दूसरे पर स्थिति। वाओ। स्थिति हमेशा किसी दूसरे पर डिपेंड करती है। वाह। दो लोगों के लिए सेम सिचुएशन अलग अलग हो सकती, सिचुएशन सेम है पर उन दोनों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। एक सिपाही सेना में अपने ऑफिसर के पास पहुंच, बहुत सांस फूली हुई थी, थका हुआ और बड़ा घबराया हुआ, बोला साहब बहुत बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। बोले, ऑफिसर ने बोला क्या हुआ? बोले साहब बहुत बुरी खबर है, हमें चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है। ऑफिसर बोले तो बहुत अच्छी खबर है। बोले मतलब? बोले अब तुम किधर भी गोली चलाओ, निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं है। सवाल ये नहीं है आपको दुश्मन ने घेर लिया, सवाल है आपके नजरिया कौन सा है। सवाल ये है आपकी सोच कैसी, आप चीजों को देखते कैसे हैं। तो परिस्थितियां तो वही रहेंगी मैम, आप उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, सारा कमाल इस बात का। दैट इज योर मेंटालिटी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इवन मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं तो हमेशा हर किसी के लिए अच्छा ही सोचता हूँ, मैंने तो सबके लिए अच्छा किया है, पर फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? बिल्कुल। मैं इसको ऐसे कहता हूँ सर मैम, अगर आप सबका भला सोचते हैं, आप सबका अच्छा सोचते हैं और फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो यकीन जानिए बहुत प्रोबेबिलिटी थी कि उस बुरे की इंटेंसिटी बहुत कम हो चुकी होगी। रहा तो वो बुरा ही होगा पर उस बुरे की इंटेंसिटी बहुत कम हो चुकी होगी। कहते हैं ना मैं अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा हो जाता है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसकी इंटेंसिटी बहुत घट चुकी होगी। दो लोग थे कहीं जा रहे थे, किस्सा ये था कि दो लोग थे कहीं जा रहे थे। एक ने सारी जिंदगी बहुत अच्छे कर्म किए मैम, बहुत पॉजिटिव आदमी, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छे कर्म उसके। एक बहुत नालायक जिसने सारी जिंदगी बुराई करी, बुरे कर्म किए। ऊपर पार्वती मैया शंकर भगवान के पास बैठी थी, तो पार्वती मैया बोली कि भाई इसने सारी जिंदगी इतने अच्छे कर्म किए हैं, इतने अच्छे काम किए हैं, इसको कुछ दो। और उसके एक सेकंड बाद की बात है कि जिसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, जिसके बहुत अच्छे कर्म थे, उसके पैर में कांटा लग गया। और जिसने सारी जिंदगी बुरे कर्म किए थे, जिसने सारी जिंदगी लोगों का बुरा किया था, उसको एक अशर्फी मिली, थैली, अशर्फी की थैली मिली। अब ये देखकर पार्वती मैया का तो दिमाग खराब। मतलब पार्वती मैया शंकर भगवान से बोली इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब किसी के कर्मों की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसने सारी जिंदगी इतने अच्छे कर्म किए, उसके बावजूद आपने इसके पैर में कांटा चुभा दिया। और उसने तो सारी जिंदगी नालायक पने के काम किए, सारी जिंदगी बुरे काम किए, फिर भी इसको एक आपने अशर्फी की थैली दे दी। शंकर भगवान बोले कि जिसे ये अशर्फी की थैली मिली है ना, इसकी किस्मत में आज खजाना था, राजपाट था, पर इसके कर्म इतने बुरे हैं कि उसने इस खजाने को सिमटा के किस में बदल लिया? थैली में, अशर्फी की थैली में। और बोले जिसको एक कांटा चुभाया ना, आज इसकी मृत्यु थी, आज इसको मरना था, पर इसके कर्म इतने अच्छे हैं कि इसने मौत को कांटे में बदल लिया। उसके बाद मैं मुझे समझ में आया कि जब कभी कांटा लग जाए तो मैं ऊपर देख के बोलता हूँ भगवान आज नंबर था क्या? पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स से वही सुना है कि हमारी स्ट्रगल के सामने तुम्हारी स्ट्रगल कुछ नहीं है। आज हम अपने बच्चों को वही कह रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि स्ट्रगल क्या होती है लाइफ में? लाइफ की असली स्ट्रगल हम किसको कंसिडर कर सकते हैं? मैं पहले तो मैं जो संघर्ष शब्द है ना, जो स्ट्रगल शब्द है, इसको लेकर मेरा नजरिया, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मैं दो बातें हमेशा कहता हूँ लोगों से, बीइंग अ मोटिव एक्शनल स्पीकर होने के बावजूद मैं ये लाइन कह रहा हूँ पॉडकास्ट में कि जब भी आप किसी के संघर्ष की और स्ट्रगल की कहानियां सुना करें तो उसमें से 60% काट लीजिएगा, 60% माइनस कर दीजिएगा। चुनौती के साथ कह रहा हूँ, लोगों के जीवन में इतना संघर्ष था नहीं जितना आपको सुना दिया गया है। और मैं तमाम सफल लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके अपने संघर्ष को ग्लोरीफाई ना करें, इतना बड़ा मत बना दीजिए कि लोगों के दिमाग में। एक्चुअली इसका कारण है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, हमारे यहाँ अचीवमेंट बड़ा नहीं माना जाता। आप मुझे बताइए, दो लड़के आईएएस बने तो दोनों ने बराबर अचीवमेंट किया, बराबर मुकाम हासिल किया। Absolutely. पता चलता है एक रिक्शे वाले का बेटा है और एक ऑलरेडी जिसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उसके खुद के पापा आईएएस हैं। अब जैसे ही ये कहा जाता है उसके खुद के पापा आईएएस हैं, तो अब आप क्या कहने लगेंगे? इसने क्या, असली तो संघर्ष इसने किया है। बेसिकली हमारे यहाँ आईएएस बनने की वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस बात की नहीं आपने कितना बड़ा अचीव कर लिया, वैल्यू इस बात की आपने संघर्ष कितना किया। तो 90% लोगों ने संघर्ष की कहानियां बना दी।
मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ आपको। शाहरुख खान साहब के बारे में क्या सुना आपने? कैसे फैमिली बैकग्राउंड से थे, मतलब किस तरह का फैमिली बैकग्राउंड रहा उनका, कोई आइडिया कुछ सुना है? बेसिकली वो वैसे ही संघर्ष करके ही ऊपर बड़ा संघर्ष किया उन्होंने, ये क्या बिल्कुल संघर्ष किया। गोविंदा साहब के बारे में भी सुना होगा आपने जी। अक्षय कुमार साहब के बारे में भी सुना होगा आपने जी। कि अक्षय कुमार जी के बारे में सुना होगा कि भाई वो थे वेटर थे जी, बाहर करते थे। मैम शाहरुख खान के पिताजी ने शाहरुख खान के 10वें बर्थडे पर शाहरुख खान को कैमरा गिफ्ट किया था और शाहरुख खान की उम्र अभी लगभग 58 साल है। तो मेरा सवाल ये है कि 1980, 82, 85 में ये कौन ऐसा गरीब पिता था जो मेरे पापा जी हमारे पास कैमरे का नाम भी नहीं जानते थे, हम देना तो बहुत दूर की बात है। अक्षय कुमार डॉन बॉस्को स्कूल में साजिद नाडियाडवाला के क्लासमेट रहे हैं और कहानियां हमें क्या सुनाई जा रही हैं कि ये तो वेटर रहे थे। ये वेटर भी कहाँ थे? थाईलैंड। ये कौन सा वेटर है जो थाईलैंड में जाके वेटर, जिसके पास उस समय आज से 30-40 साल पहले थाईलैंड जाने के लिए पासपोर्ट भी था, सुविधाएं भी थी, गाइडेंस भी था, आइडिया भी था। ये कौन से लोग हैं जो गरीब लोग हैं? गोविंदा विरार का छोकरा बहुत संघर्ष। मैं गोविंदा का डाई हार्ड फैन हूँ। शाहरुख खान जैसी मेहनत में जिंदगी में किसी की नहीं मानता। मैं सैल्यूट करता हूँ इनका, मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ बेवजह का संघर्ष मत बताइए दुनिया को। गोविंदा के पिताजी खुद हीरो रहे थे, गोविंदा की मम्मी शास्त्रीय संगीत की जानकार रही हैं, गोविंदा को पहला ब्रेक उनके मामा जी ने दिया, शाहरुख खान को पहला ब्रेक उनके पड़ोस में रहने वाले थे प्रोड्यूसर। ये कौन से गरीब लोग हैं जिनके पड़ोस में प्रोड्यूसर रहते हैं? ये कौन से लोग हैं जिनके भैया डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ते हैं? पंकज त्रिपाठी जी, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। पंकज त्रिपाठी जी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं हम इतने गरीब थे कि हमारे पापा जी के पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे भी नहीं थे। मैं गांव से रहने वाला हूँ। मैंने कहा भाई साहब 55-60 साल की उम्र है आपकी, 55-56 साल की, और आप बिहार के गांव के रहने वाले हैं और आप गरीबी के नाम पे उदाहरण दे रहे हैं कि आज से 35 साल 40 साल पहले आपके पापा जी के पास ट्रैक्टर के पैसे नहीं थे। हमारे के पास तो चप्पल के पैसे नहीं थे, साइकिल के पैसे नहीं थे, ट्रैक्टर की बात कर रहे थे आप अपने गाँव में। पहले 100 गाँवों में 4 ट्रैक्टर होते थे। तो मतलब गरीबी ये थी कि ट्रैक्टर के पैसे नहीं थे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि हमने संघर्ष की कहानियों को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया, बैठे बैठे फेंक दिया है। वन ऑफ माय फेवरेट शेर, इतना चैलेंज था नहीं दुनिया में, इतना संघर्ष था नहीं। सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे। अब कमरे में कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है, इतनी सर्दी थी नहीं जितनी आग जला के बैठ गए। तो अब आग जला ली है तो फिर आपने कभी नोटिस किया है अगर आप आग के सामने बैठ जाए तापने तो फिर आप यू नॉर्मल नहीं बैठ सकते, आपको जानबूझ के क्या करना पड़ता है। आपको आग की भी तो इज्जत रखनी है। तो इतनी आग है तो इतनी ठंड है तो नहीं, पर अब आप आग के सामने बैठे हो तो फिर आपको इतनी इज्जत करनी पड़ेगी। तो हमने संघर्ष इतने बड़े बना लिए, फिर उनकी कहानियां सुना रहे हैं। तो मैं तो पहली बात तो जब मुझसे कोई सवाल पूछता है तो कहने के लिए मैं भी कह सकता हूँ मेरा गाँव चिरोड़ी है, कहने को मैं भी कह सकता हूँ मैं भी टाट के स्कूल में पढ़ा हूँ। और मुझे एक बात बताइए, मैं संघर्ष किसको बोलते हैं? मैं आपसे आज ये बताने लगूं, मैं उस स्कूल में पढ़ाई की है जिसमें नीचे बैठकर फर्श बोलते थे, वो टाट की पट्टी, फर्श नहीं टाट की पट्टी बिछा के बोलेंगे हम फर्श बिछाकर बैठते थे। हम ऐसे स्कूल में पढ़े हैं। मेरा सवाल, जिससे मेरा कंपटीशन था वो कहाँ पढ़ रहा था? वही। तो फिर इसमें मेरा उसमें अंतर क्या है भाई? संघर्ष में उसे ही तो बोलूं कि मैं तो फर्श के स्कूल में पढ़ रहा था और दूसरा डीपीएस में पढ़ रहा। मेरा कंपटीशन भी तो उसी से था जब दूसरा फर्श के स्कूल में तो पढ़ रहा था। Absolutely. मैं कहने लगूं मैंने 6ठी क्लास में एबीसीडी पढ़ी थी, हाँ, तो जिससे मेरा कंपटीशन है उसने भी तो एबीसीडी 6ठी क्लास में पढ़ी थी। मैं पैदल स्कूल जाया करता था, मैं नहीं, हमारे टीचर भी पैदल स्कूल आ रहे थे। तो ये संघर्ष कहाँ हुआ? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संघर्ष के नाम पे बेवजह की चीजों को ग्लोरीफाई मत कीजिए। उसके 2 नुकसान है, लोगों का दम टूट जाएगा, हौसला टूट जाएगा। अगर मैं इतना बता दूं कि बॉलीवुड में हीरो बनना, यूपीएससी क्लियर करना, ये करना इतना मुश्किल काम है तो कोई कोशिश ही नहीं कर पाएगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इतना संघर्ष, इतनी चुनौतियां हैं नहीं जितना हमने इसको ग्लोरीफाई कर लिया। मैं सैल्यूट करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं सैल्यूट करता हूं, मेहनत को सैल्यूट कर रहा हूं, वेरी ट्रू, पर संघर्ष को थोड़ा सा उतना ग्लोरीफाई मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। अग्रीड। हम लोग 24 घंटे ये करते क्यों हैं? संघर्ष परेशानियों की बात करते क्यों हैं? उसका अभी आपने मिडिल क्लास, मैं खुद मिडिल क्लास से हूँ, हम सब मिडिल क्लास से, तो मैं सैल्यूट करता हूँ। एक्चुअली हमें तकलीफों के बारे में बात करके जो आनंद आता है, हम वो जिंदगी में वो आनंद नहीं खोना चाहते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम भैया इन तकलीफों की बात नहीं करेंगे और हमारे पास बात करने के लिए है क्या, तो फिर हम 24 घंटे, समस्या ये है हमारी, हम परेशानियों की दिक्कतों की बात करना शुरू कर देते हैं। अभी हम जो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं वो एक बात भूल जाते हैं मैम, और फिर हम उसको बढ़ा चढ़ाकर भी बात करते हैं। मैं माफी के साथ एक उदाहरण देता हूँ। विशाल शब्द अब हमारी जिंदगी में इतना जुड़ चुका है, विशाल मतलब बड़ा। एक्चुअली हमने मोटिवेशनल स्पीकर से ये तो सुन लिया कि बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, बड़ा करो, तो हमने बड़ा एक्शन करने में, बड़ा काम करने में तो एफर्ट ज्यादा लग जाए, तो हमने उससे जल्दी क्या करा, आसान काम आसान रास्ते निकाल लेते हैं ना। हम तो सारे नियम अपनी सुविधा अनुसार बना लेते हैं। तो अब आप देखिएगा किसी के पास छोटी समस्या है ही नहीं और कोई बड़ी समस्या लेके बैठा हुआ।
आजकल का बच्चा सीधा जरा सी बात पर डिप्रेशन में जाता है। मैंने कहा भाई साहब, रास्ते में और भी स्टेशन थे, वहां के रुक जाते, सिर दर्द पे रुक जाते, भाई कहीं परेशानी पे रुक जाते, दुख पे रुक जाते हैं। नहीं, हम बड़ा सोच रहे हैं, हम सीधा किस में जाएंगे। अब नॉर्मली आदमी ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मैं थोड़ा सा, यार थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा। हमने अपने शब्दों के साथ ही क्या कर लिया। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। हमें इतना लगाव हो चुका है बड़ी चीज़ों से। आपने जितने भी भंडारे होते हैं, उन भंडारों के कभी होर्डिंग या बैनर पे ध्यान दीजिएगा, उसके साथ लिखा होगा विशाल भंडारा। चाहे उसमें लोग 50 हैं या 15 हैं, पर मुझे भंडारा के सामने क्या लिखना है? विशाल कवि सम्मेलन। चाहे उसमें 6 कवियों और 18 सुनने वाले हों, और उसके नाम के सामने क्या लिखा रहेगा? विशाल कवि सम्मेलन। आप न्यूज चैनल देखिएगा, महामुकाबला। अब मुकाबला से भी काम नहीं चल रहा, अब हमें मुकाबला से संतुष्टि नहीं मिल रही, अब हमें क्या चाहिए? महामुकाबला। तो हम भी तो इसी देश के हैं, हम भी तो इसी समाज के हैं, हम भी तो मिडिल क्लास के हैं। तो हमें लगता है कि यार मैं समस्या छोटी कैसे बता दूं। अब मैं बताऊंगी कि मेरी जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, सारा जोर देखिएगा, बहुत दिक्कतें हैं। और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मंत्र। मंत्र किसको बोलते हैं? मैम, अगर कोई आपको कोई सजेस्ट करे कि ये वाला मंत्र आपको जाप करना है या पढ़ना है या इसको जाप करना है, तो कितनी बार के लिए बोलेगा कम से कम आपसे कि भाई इतनी बार तो करना? मैक्सिमम 108 बार। 108 माला। मेरा एक क्वेश्चन है मैम, अगर वो मंत्र है तो वो एक बार में मंत्र क्यों नहीं है? 108 बार क्यों बोला गया? इस घड़ी को मैं 108 घड़ियों के पास रखूं तो आप घड़ी बोलेंगे क्या? ये अकेली घड़ी नहीं है क्या? एब्सोल्युटली है। ये कोट 10 कोट के पास, 108 कोट के पास रखा जाएगा, तब जाके कोट कहलाएगा। तो मैं ये पूछता हूं कि अगर वो मंत्र है तो सिर्फ एक बार में मंत्र क्यों नहीं है? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी मंत्र अगर सिर्फ एक बार बोला गया तो वो साधारण शब्द है। और इसका उल्टा बोलिए, अगर कोई साधारण शब्द बार 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 रिपीट कर दिया जाए तो वो एक्चुअली अभिमंत्रित हो जाता है। और अभिमंत्रित बोलते हैं उसमें जान डल गई, और अब उसमें क्या आ गई? ताकत। अब वो मंत्र बन चुका है। और मंत्र का अर्थ ही ये होता है कि अगर एक बार मंत्र का आपने जाप कर लिया तो वो सत्य सिद्ध हो जाएगा। उसे दुनिया की ताकत सत्य सिद्ध होने से नहीं रोक सकती। अब हमारे मंत्र क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी किस्मत खराब। 24 घंटे हम बात क्या कर रहे हैं? मैं बहुत दुखी हूँ, नौकरी कैसी चल रही है क्या बताएं, बहुत प्रेशर है कंपनी में, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। और ये हमने 108 बार बोल दिया, 150 बार बोल दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? मंत्र में। फिर भगवान क्या कहते हैं? चलो भाई किस्मत खराब करो, चलो भाई इसका क्या करो? परेशानी दो, इसे प्रेशर दो। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने बोल बोल के बीमार कर दिया। तो एक्चुअली हम बोल बोल के बीमार हुए हैं, हम बोल बोल के दुखी हुए हैं, हम बोल बोल के। भाई एक सीधा सा एक बात बताइए मैम, आपके 2 दोस्त हैं जी। एक के घर आप जाती हैं तो वो आपके बारे में बात करता है, आपसे बातें करता है, सबसे आपका परिचय करवाता है, इवन 2-3 पुराने दोस्तों से तो फोन पे भी बात करवा देता, अरे देखो मेघा आई है जी। और एक दूसरा दोस्त है ना आपकी बात करता, ना आपसे बात करता, ना आपके बारे में बात करता, ना आपका किसी से परिचय करवाता। आप किसके यहाँ रुकना पसंद करेंगे? पहले वाले के, जो सबसे परिचय करवाता है। अब मेरा आपसे भी सवाल है और आपसे पूछता हूँ मेघा, मैं हम अमूमन अपनी परेशानियां, दिक्कतें और तकलीफों का 24 घंटे परिचय करवा रहे हैं लोगों से, या सुखों का? 24 घंटे हम क्या बता रहे हैं? परेशान हूँ, नौकरी में स्ट्रेस बहुत है, कंपनी में तनाव बहुत है, जिंदगी ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, तनाव, दुख, परेशानी। और दुख और परेशानी क्या सोचती हैं? यार दीदी कितनी अच्छी हैं, सारे दिन मेरी बात करती हैं, मेरे बारे में बात करती हैं, सबसे मेरा परिचय करवाती है। दुख कहता है दीदी के पास ही रहूंगा, दीदी के घर ही रहूंगा। और सुख कहता है यार किसी से इंट्रोडक्शन नहीं करवाता, हमसे तो मिलवाता ही नहीं। सुख कहता है हम इसके पास। मैं लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम सुनने वालों से, कुछ मत करो, अपने सुखों का परिचय करवाना शुरू करो, अपनी पॉजिटिविटी का परिचय शुरू करवाइए। जो आपके साथ अच्छा हो रहा है, पर वो नहीं करवाएंगे, उसका भी एक कारण बता दूं मैं। एक टॉपिक हम करवाएंगे नहीं, उसका रीजन बताऊं मैं। लोगों को पता था कि अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, पावरफुल बोलेंगे तो हमारी जिंदगी। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ मैम, अगर मैं पॉजिटिव बातें करूँ, अच्छी बातें करूँ, पावरफुल बातें करूँ, तो मेरे परिवार का माहौल कैसा होगा? पॉजिटिव अच्छा होगा। कंपनी का, मेरे ऑफिस का, मेरी टीम का माहौल कैसा होगा? अच्छा। मेरा लोगों के साथ बॉन्ड कैसा होगा? मेरी जिंदगी अच्छी होगी, बढ़िया होगी। और ये बात इनको मालूम थी, तो इन्होंने बड़ी चालाकी से हमारे दिमाग में एक जहर घोला है कि कभी तुम्हारे साथ अच्छा हो तो किसी को बताना मत, वरना नजर लग जाएगी। तो अब हम इस नजर से बचने के चक्कर में 24 घंटा खुद ही, देखो इन्होंने हमको ही किस में बदल दिया, क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन बॉम्ब, क्या बोलते हैं? आत्मघाती, उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बॉम्ब, ऐसा कुछ बोलते हैं। सुसाइड बॉम्ब में मतलब इन्होंने हमसे ही, इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा हमारा, इन्होंने हमको ह्यूमन बॉम्ब में कन्वर्ट कर दिया, हमसे ही नेगेटिव बुलवा लिया। अब 24 घंटा हम नजर लगने से डर के चक्कर में हम दुनिया को बता रहे हैं मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, ताकि नजर ना लग जाए। हम ये पता ही नहीं है कि मैं एक बात। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, एक कैक्टस करके पौधा होता है और एक गुलाब का पौधा है, मान लो एक सूरजमुखी का पौधा है, कुछ भी ले लो, एक फूल का पौधा है और एक कैक्टस का पौधा है। मैं दोनों लाया, मेरा एक सवाल है, पहले कौन सा बड़ा होगा, पहला कौन सा उगेगा? कैक्टस वाला। क्यों?
उसको ज़्यादा कोई एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। अब मैं खाद पानी सब डाल रहा हूँ कैक्टस वाले में और फूल वाले में डाल नहीं रहा। सवाल आपने पहले भी वही कहा, लेकिन फिर पूछता हूँ, कौन सा जल्दी बड़ा हो जाएगा? कैक्टस वाला। तो एक्चुअली इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैक्टस का या गुलाब का है, फर्क इससे पड़ता है खाद किसको डाली, पानी किसको डाला, नराई किसकी करी। तो हम 24 घंटे नेगेटिविटी की खाद डाल रहे हैं, नेगेटिविटी में खाद डाल रहे हैं, नेगेटिविटी को पानी दे रहे हैं, नेगेटिविटी को नराई कर रहे हैं, तो हमारे घर में पैदा क्या हो जाएगी? नेगेटिविटी। और फिर हम कहेंगे देखो जी हमारे यहाँ तो कोई खुशबू ही नहीं है क्योंकि आपने पानी किसको दे रखा है। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ जोड़ के कि आप कुछ भी ना कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो इस पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए, पावरफुल बोलना शुरू कर दीजिए। पर मैं जानता हूँ मैं बोलेंगे नहीं, इसका रीजन बता देता हूँ, वो अगला सवाल पूछेंगे बोलने से क्या हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि यार अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि बोलने से कुछ नहीं होगा तो फिर आप नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? पॉजिटिव बोल लो भाई, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो भी पॉजिटिव ही बोल लीजिए। करेक्ट। रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके, और वैसे भी मैंने एक लाइन कही थी, मैं फिर रिपीट करता हूं कि नेगेटिव बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि आपके जीभ के, आपके मुंह के करीब सबसे ज्यादा आपके कान है। इस समय अगर मैं नेगेटिव बोल दूं तो आप तो 4 फीट दूर हैं मुझसे, मेरे कान 4 इंच दूर हैं, वो नेगेटिविटी पहले जाएगी कहाँ? वो मेरे कान में जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से कि और भी कुछ ना कर पाओ, मैं लोगों से कहता हूँ शब्दों की ताकत समझिए, ये आपको सब कुछ देने की ताकत रखते हैं। ये गाड़ी भी देंगे, ये बंगला भी देंगे, ये तरक्की भी देंगे, ये सक्सेस भी देंगे, प्यार भी देंगे, रिलेशनशिप भी देंगे, लोगों में खुशियां भी देंगे। पर सवाल ये कि सच में बोलिए आप मांग क्या रहे हैं। मैंने कहा कभी ऐसा हुआ है कि आप सब्जी लेने गए हो और आपने जाके बोला हो 1 किलो गाजर दे दो, और सब्जी वाले ने बोला हो नहीं टिंडे लेके जाओ, टिंडे लेके जाओ, तो मैं मेरी कसम टिंडे लेके जाऊँ? ऐसा होता है क्या मैम? नहीं। आप गाजर लेने गए थे तो क्या लेकर आए? गाजर लेके आए। आप कभी ऐसा हुआ आप आलू लेने गए थे, उसने कहा तुझे मेरी कसम लौकी खानी पड़ेगी, लौकी ले जा। आप आलू लेने गए थे तो क्या लेके आए? आलू। आप गाजर लेने गए थे तो क्या ले? मैं कहता हूँ इस दुनिया से वो मिलेगा जो आपने मांगा है। वाओ, ब्यूटीफुल। और आप अपने शब्दों पे गौर करिएगा, मेरी किस्मत खराब। मैं तो इसको कहता हूँ कि आपने ये मांगा है, ये बोला नहीं है, ये आपने मांगा है। वो आपने को दुनिया ने, भगवान ने, जिसको भी आप मानते हो, आप भगवान को मानते हो, आप यूनिवर्स को मानते हो, आप किसी भी चीज को मानते हो, आप किसी एनर्जी को मानते हो, उसने आपकी किस्मत खराब कर दी। आपने कहा यार मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, हाँ तो भगवान ने टेंशन। मैं एक अलग टॉपिक पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ मैम, जितने तमाम लोग सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी EJMR के साथ, EJMR हिंदी में कहूँ तो है या हूँ के साथ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको ये समझ में भी ना आए ना मैं क्या कह रहा हूँ तो भी मेरी बात मान लेना आप। EJMR और हूँ या है के साथ कभी भी नेगेटिव शब्द का प्रयोग मत करिएगा। उसका रीजन बता देता हूँ आपको। ओके। EJMR और हैं और हूँ के साथ वो चीज़ें बोली जाती हैं जो परमानेंट होती हैं। उदाहरण देता हूँ, आपने बोला आई एम अ फीमेल, आई एम अ वुमन, कब तक हैं आप? जब तक ये बोल रहे हैं। जब तक हम हैं जी। मैं बोलता हूँ कि आई एम समर्स फादर, कब तक? मैं जब तक है, सारी जिंदगी। हाँ। अब सुनिए, आई एम अ पेशेंट, कब तक हूँ? जब तक है। आई एम सैड, कब तक हूँ? जब तक है। आई एम वरीड, मैं हमेशा कहता हूं कभी भी नेगेटिव इमोशंस के साथ EJMR का प्रयोग कर मत दीजिएगा, वरना वो परमानेंट में बदल जाएगा। अब लोग बोलते हैं सर फिर क्या करें? मैं आपको सिंपल सा कहता हूं, याद है वो एप्लीकेशन लिखा करते थे हम बचपन में बुखार के लिए, क्या वर्ड यूज करते थे मैम? आई वांट बी एबल टू कम, और उसमें क्या लिखा जाता था? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये सेंटेंस कहता है कि फिलहाल सफरिंग हूं, 2-4 दिन बाद ठीक हो जाऊंगा, पर मैं ही फीवर बन जाऊं तो फिर तो मैं ही सारी जिंदगी बुखार रहूंगा। मैंने एक, मुझसे किसी ने कहा तो मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ, मैंने कहा दोस्त गौर कर, तूने बोला है दौर से गुजर रहा हूँ, इसका मतलब तुम 2-4 दिन बाद बाहर निकल जाओगे। मैं नोएडा से गुजर रहा हूँ तो 2 घंटे बाद नोएडा में रहूंगा क्या? मैं दिल्ली से गुजर रहा हूँ, अहमदाबाद से गुजर। मैंने कहा अफसोस तो उन लोगों का है जो नोएडा में आलती पालती मार के बैठ गए, जो दिल्ली में आलती पालती मार के बैठ गए, अहमदाबाद में आलती पालती, मतलब वो क्या कह रहे हैं, मैं परेशान हूँ। अब आप परमानेंट परेशान हो, अगर हो सके तो इतना। अच्छा, सबसे बड़ी बात, क्या इसके लिए हम कोई पैसे ले रहे हैं? भाई मैं मान लो थोड़ी देर आपको डाउट हो कि पता नहीं ये चीज काम करेगी नहीं, तो यार वैसे ही प्रैक्टिकल के लिए कर लो। आपने 100 चीजें, हजारों चीजें वैसे भी तो करी है। मेरी आज तक समझ में नहीं आया हम ऐसी चीजों में क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। पिछले 30-40 सालों में समाज में एक दिक्कत और भी हुई है मैम जी, हमें नेगेटिविटी पे यकीन है और पॉजिटिविटी पे डाउट है। आप धरती पे किसी से बोल दो आई हेट यू, कभी किसी ने कहा आपसे कि मुझे सबूत दो? वेरी ट्रू, पर आई लव यू के सबूत देने पड़ेगे। आप किसी से पूछ लो आई लव यू, कैसे मान लूं? सिद्ध कर सकते हो, प्रूव कर सकते। हमें नेगेटिविटी का, हमें डाउट का कोई सबूत ही नहीं चाहिए। मैं तो छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ आई हेट यू, मैंने भी नहीं बोला ना, आपको कोई थर्ड पर्सन आके बोल दे आई हेट मेगा, आप तुरंत ही मान लेंगे। मतलब आपको मेरी भी जरूरत, नेगेटिविटी के लिए सबूत तो छोड़ दो, मेरी भी जरूरत नहीं है आपको। पॉजिटिविटी के लिए पहले सिद्ध करो। हमें नेगेटिविटी पे इतना यकीन हो चुका है मैम, मैं अभी आपसे कह दूं मैम आप तो थोड़ी डल लग रहे हैं, थोड़े आप थोड़े लो लग रहे हैं। हाँ सर, बस सुबह से थोड़ा बाहर चले गए थे, थोड़ा हेक्टिक चल रहा था। सर क्या बताऊं, बस थोड़ी सी ऐसे ही चल रहा है।
आपको तुरंत मेरी बात पे क्या आ गया? यकीन आ जाएगा। मतलब मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ इस समय आपके लिए। Very true. अगली लाइन मैं कहा क्या बात, आप तो बड़े गॉर्जियस लग रहे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। अरे सर क्यों मजे ले रहे हो? मतलब जब मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ तो आपको मेरे अप्रिशिएशन पे डाउट है, और जब मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ तो मैं सच बोल रहा हूँ, और इसका भी कारण बताता हूँ। अप्रिशिएशन, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, इनके बारे में हमें इतना नेगेटिव कर दिया गया। आप बताइए हमारे दिमाग में क्या बैठा गया? अगर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है, उसको कुछ काम होगा, वो मतलब ही है, उसे आपसे कोई काम निकालना है। लोगों ने इस चक्कर में किसी को अप्रिशिएट करना बंद कर दिया, तारीफ करनी बंद कर दी। अच्छा, तारीफ के बाद अगला सवाल क्या होता है पता है? अरे सच बताओ। हाँ, तारीफ के बाद सच बताओ। और आप किसी से फिर वही वाली बात है, अरे शर्ट अच्छी नहीं लग रही, फिर आपने आज तक बोला किसी ने शर्ट अच्छी नहीं लग रही, सच बताओ, ऐसा बोला है? तुरंत उतार, हाँ दूसरी बदल लेती हूँ, और जैसे मैम शर्ट तो अच्छी, अरे ऐसा ऐसा ही बताओ। हाँ, मतलब हमें तारीफों पे डाउट है, पॉजिटिविटी पे डाउट है, बड़ी चालाकी के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रैपिंग पे गौर करिएगा। मैं बड़ी चालाकी के साथ कई सालों की मेहनत के बाद हमारे दिमाग में एक और आपको एक अलग एंगल देखता हूँ, चीजों को देखने का एक अलग एंगल देता हूँ। मैम, जितने भी बदतमीज हैं, जितने भी मुंह फट हैं, जिन पे बोलना नहीं आता, कभी भी नोटिस कर लेना, बदतमीज आदमी के बारे में पता क्या बोला जाता है? भाई मन का बहुत साफ है, मन का सच्चा है, मुंह पे बोल देता है। पॉलाइट और विनम्र लोगों के बारे में क्या बोला जाता है? बटर पॉलिश है, बहुत चालू है, बहुत तेज है, मैम इससे बच कर रहना, बड़ा मीठा बोलता है। हमने बड़ी चालाकी से विनम्र बोलने वाले लोगों को, सॉफ्ट बोलने वाले लोगों को, पॉलाइट बोलने वाले लोगों को घाती इन द सेंस, मतलब डाउटफुल, मतलबी और चालाक सिद्ध कर दिया, और बदतमीजों को हमने महान सिद्ध कर दिया, दिल का साफ। अब हर चौथा आदमी, हर दूसरा आदमी बदतमीजी से बोल के क्या बोल रहा, हम तो सच बोलते हैं जी, बुरा लग जाए तो क्या करें। हमारे दिमाग में उन्होंने बड़ी चालाकी से एक डायलॉग दे दिया, सच तो कड़वा होता है जी। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो। मैंने कहा ये कौन है आपके साथ जो है? बोले जी मेरे पापा जी। मैंने कहा सच है? बोले हाँ जी। तो मैंने कहा कड़वे हैं? मैं कहाँ से लाई ये डायलॉग? पहले ये बताओ, ये डायलॉग लाई कहाँ से होगी? सच तो कड़वा होता है, किसने बता दिया? वेरी ट्रू। और मैंने कहा मेरे दोस्त, हो सकता है हर सच्ची बात कड़वी होती हो, और हर कड़वी बात सच्ची नहीं हो सकती। हम कड़वे बोल के डायलॉग पीछे से चिपका देते हैं जी, हम तो सच बोलते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाए। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम लोगों से, और एक बात बोलता हूँ, अगर आप सच भी बोल रहे हैं तो आपके सच को बदतमीज होने का हक तो नहीं है। तो कल तो आप सच बोलने के नाम पे किसी अपंग को, किसी दिव्यांग को, किसी स्पेशल बच्चे को जिसके पैर नहीं है, जो दिव्यांग है, आपके वही लंगड़े इधर आ, और फिर आप मुझे तर्क दे देंगे जी मैं तो सच बोल रहा हूँ। हाँ जी बोल रहे हैं सच, तो फिर कल को अपने पापा जी को ये बोलेंगे क्या वही बाप इधर आ, सच है ये भी, तो अब आप बदतमीज हो जाएंगे क्या? ये कौन से मैं लॉजिक ही नहीं समझ पा रहा हूँ। तो लेकिन ये सब में ट्रैपिंग, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ ना, ट्रैपिंग, मतलब हमने पॉलाइट बोलना, विनम्रता से बोलना। आप जितने गाने चल रहे हैं वो क्या चल रहे हैं? ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम सच्चे हैं, और बाकी तो पीछे पे। तो मैं ये तो मान के चलता हूँ कि आज भी उसके अंदर एक बदलाव की इच्छा है, वो कहीं ना कहीं खुद को या तो करेक्ट करना चाहता है या कुछ नई चीजें सीखना चाहता है। तो मैं इस उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि शायद वो इन पॉइंट्स को सोचेंगे। मैं कहता हूँ मत मानिए मेरी बात, ऑब्जर्व करिए, सोचिए, 2 मिनट का समय दीजिए, और अगर एक बार भी मनी कह दे बात तो सही है यार, तो कर लीजिए फॉलो, इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। साजिश पिछले 40 से 50 सालों में, देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा, कमजोर व्यक्ति पर शासन किया जाता है, कमजोर व्यक्ति को रूल किया जा सकता है, पावरफुल व्यक्ति को रूल नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। देश की इकाई समाज की इकाई गांव की इकाई परिवार। एक्चुअली जब किसी देश को, किसी समाज को कमजोर करना हो तो आपको सिर्फ परिवारों को कमजोर करना है। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि आप उस परिवार को क्या कर दीजिए, कमजोर कर दीजिए। करेक्ट। अब मैं बताता हूँ ये कमजोर कैसे करते हैं, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं। एक लाइन आपने सुनी होगी, रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त किसी के नहीं होते, दुनिया बड़ी मतलबी है जी। चलिए मैं मान लेता हूँ ये सच है, मैंने तो मान लिया, लेकिन 25, 30, 40 साल पहले भी ऐसा ही था क्या? 30, 40 साल पहले बताइए मुझे, रिश्ते कैसे थे? भाई भाई के बीच प्यार कैसा था? बहुत अच्छे थे, एक दूसरे के लिए बड़ा, हम बोलते नहीं यार अब टाइम बदल गया। हम अभी 15-20 साल पहले की बात क्या करते हैं, यार जब हम छोटे थे ना, मामा जी के यहाँ रहते थे, आपस में इतना प्यार था, एक दूसरे भाई के लिए जान देने के लिए। और वो जो आ रहा है वो तो सदियों से आ रहा है, बिकॉज हम राम की बात करते हैं, हम कृष्ण बलराम की बात करते हैं, सो वो तो सदियों से आ रहा है, पर आप वेरी वेल कनेक्टेड। इवन 15-20 साल पहले तक ऐसा था, करेक्ट है ना? और अगर मैं 30-40 साल पहले चला जाऊँ तो फिर तो आपने देखा भाई के बंटवारे हो रहे हैं तो कैसे होता था, बड़ा भाई क्या बोलता है छोटे भाई से तू रख ले, और छोटा क्या बोल रहा है नहीं भाई हमें तो शहर में जॉब है, एक काम कर लो आप गांव में रहे, आप इतना प्यार था जी। तो फिर 1969 में ये गाना कौन गा रहा था कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, और कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नाते हैं। 1969 में जब हमारे दादा दादी का समय था और भाई के लिए जान देने के लिए तैयार था, दोस्ती की तो सैकड़ों मिसालें हैं कि लोगों ने अपनी जमीन दे दी, लोगों ने एक दूसरे के लिए जान दे दी। उस समय ये गीत गाए जाने हैं कि कसमें वादे प्यार वफा सब। आज से 50 साल पहले, अब तो हम कहते हैं दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, दुनिया पैसे के लिए मार रही है एक दूसरे को, दुनिया पैसे के पीछे पागल हो गई। और हमारे पापा जी के टाइम में फिर ये गाना कौन गा रहा था कि पैसे की बच के निकल जाए इस दुनिया से, करता मोहब्बत कोई नहीं।
इस पे क्या है वो, इंसान की कीमत कोई, पैसे की पहचान यहाँ पर, इंसान की कीमत कोई नहीं। ये 50 साल पहले किसने गाना गाया था फिर? गोल गोल चांद सा रुपया, आगे आगे सब चले पीछे सारी दुनिया। मैं कहता हूँ किसने गाया? गौर करिएगा जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। एक्चुअली शब्द पहले आते हैं, माहौल पहले बनाया जाता है, और उसके बाद अब ध्यान दीजिए 1969 में गीत गाया जा रहा था कि कसमें वादे प्यार वफा, तो 1990 2000 2001 तक आते आते भाई भाई के खिलाफ हो गया, रिश्ते एक दूसरे से अलग हो गए, थे नहीं पर हो गए। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साजिश तैयार की जाती है। आप 2-1 साल से 3 साल से एक रील देख रहे होंगे। रील ये है कि मम्मी बेटे से बोलती है कि बेटा ये मकान पुराना हो गया, इसको तोड़वाना था, मकान तोड़ने वाले का नंबर है क्या? और बेटा बोलता है हाँ मम्मी है ना, लो बुआ जी का नंबर। घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या? और घर तोड़ने वाले का नंबर क्या दे दिया हमने? बुआ जी का नंबर। क्या आपको एक कमाल की बात बताऊं मैम, अब इसको गौर करना पड़ेगा मैम। पहली बार मैं इस पॉइंट को डिस्कशन कर रहा हूँ। जिस इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करना हो, जिस संस्था को कमज़ोर करना हो, जिस आई वुड से कि जिस चीज़ को कमज़ोर करना होता है, उस पर डायरेक्ट हमला नहीं किया जाता, पहले उसका मजाक बनाया जाता है, उस पर चुटकुले बनाए जाते हैं। पिछले 50-60 साल से शादी को लेकर, पति पत्नी को लेकर, शादी को लेकर इतने चुटकुले चलाए गए, इतने चुटकुले चलाए गए। पति बोल रहा है, दोस्त बोल रहा है अरे लेट कहाँ हो गया? अरे वो बर्तन मांज के आया होगा ना। मुझे यहाँ 100 लोग इकट्ठे करो, 100 लड़के मैरिड, उनमें से एक बताओ कौन मांज रहा है अपने घर पे बर्तन। मैं कह रहा हूँ 1000 लाओ, उनमें ढूंढ के बताओ बर्तन घर में मांज कौन रहा है। पर पिछले 30-40 साल से चुटकुले चल रहे हैं कि अरे घर पे बर्तन मांज रहा होगा ना। चुटकुले चल रहे हैं, वाइफ ने पलंग के नीचे घुटने टेक कराई और बोला बाहर निकला अब नहीं मारूंगी, मतलब चुटकुले चलाए जा रहे हैं। कौन पत्नी किसको, और अब समझना शुरुआत मजाक से की गई थी, चुटकुलों से की गई थी, अब सच में मारने लगी। सही बात है, शुरुआत में ऐसा हो नहीं रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब भी किसी को आपको कमज़ोर करना होगा, आप पहले उसके मजाक बनाएंगे, उस पर चुटकुले बनाएंगे, उस पर हंसी बनाएंगे, और धीरे धीरे रिश्तों पे भी हमने ऐसा ही किया, धीरे धीरे हमने परिवारों पर भी ऐसा ही किया, और धीरे धीरे आज हालत क्या होगी। मैं मना नहीं कर रहा अब ऐसा नहीं, अब ऐसा है, पर मैं ये बताता हूँ ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ऐसा बनाया गया है। हम चाहे तो वापस रिवर्स गियर डाल सकते हैं, हम फिर इनकी वैल्यू कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना मैम, शब्द बदलने हैं, सब दो, बस एक याद रखें, सब दो। आज फिर वही रिलेशन आ जाए। वो जो मैं कह रहा था वो घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या है जी ना, बुआ जी का। मैं एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पे एक सेशन ले रहा था, तो यूथ थे सारे, सब लोग यंग लड़के लड़कियाँ थे, तो मैं ये एग्जाम्पल वहाँ दे रहा था, हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा इस रील में कहा गया घर तोड़ने वाले का नंबर है क्या, और कहा जा रहा है हाँ जी बुआ जी का है। तो मैंने कहा बेटा बुआ जी की एक परिभाषा मैं भी बता दूँ? बोले हाँ। मैंने कहा बेटा ये वो बुआ जी है जो तुम्हारे पापा जी की 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में 2.5 करोड़ छोड़ के गई है। वेरी ट्रू। कानूनी रूप से अगर क्लेम कर देना तो 50% की मालकिन है। ये 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में 1 करोड़ का हिस्सा छोड़ के गई है बुआ जी, और उस बुआ जी के बारे में डायलॉग चल रहा है कि सूट लेने के लिए आती है, भेंट के लिए आती है, रिश्ते। तो मैंने किसी को घर तोड़ना हो तो 2 मिनट लगेंगे, तोड़ने में इतना टाइम लगेगा नहीं। पर हमने अब अच्छा, अब ये शुरू में आएगा मजाक। कहने के लिए रील किस चीज की बनाई गई है? मजाक में बनाई गई है। 3 साल बाद यही मजाक क्या करना शुरू कर देगा, खोखला करना शुरू कर देगा। तो मैं ये भी कहता हूँ कि भैया ऐसे रिश्तों के बारे में मजाक मत बनाइए, वरना फिर जिंदगी ऐसी बन जाएगी। बड़ा, मैं एक लाइन है मेरी, थोड़ा पता नहीं इससे कनेक्ट होती है नहीं, मैं लोगों से बोलता हूँ कि जिंदगी में मजाक करिए, जिंदगी से मजाक मत करिए, वरना वो आपका ऐसा मजाक बनाएगी कि दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि कृपया करके इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि रूटीन की लाइफ में हम वो कभी पॉज लेते ही नहीं है कि हमें क्या बोलना, क्या सोचना चाहिए। उसका कारण बताता हूँ। फास्ट फूड, बल्कि जैन जी पे मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था, आपने तो बड़ी कमाल की बात छेड़ दी है। जैन जी पे सवाल पूछा सर आजकल के बच्चों में ना पेशेंस नहीं है, आजकल के बच्चों में ठहराव नहीं है, पेशेंस नहीं है। मैंने कहा हमारे में बहुत था। मैंने कहा मैम उसमें हमारा रोल था या हमसे पहली वाली पीढ़ी का रोल था? मेरा उदाहरण सुनिए, अगर हम में पेशेंस था तो वो हमारी खूबी नहीं थी, वो हमारे से पहली वाली पीढ़ी का। उदाहरण देकर बताता हूँ। देखिए कुछ चीज़ें मैम जो बाय डिफॉल्ट चेंजेस हैं वो हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। वेरी ट्रू। कारण बताता हूँ। आज से 25-30 साल पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हम स्कूल से आए, भूख लग रही है बहुत तेज, मैं अपने घर पहुंचा, चिरोड़ी गांव, मैंने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले, लोनी के पास मेरा गांव पड़ता है चिरोड़ी। मैं अपने घर पहुंचा, और मैं मतलब 90% लोगों की बात कर रहा हूँ, आप हम सब। हम घर पहुंचे और बहुत तेज भूख लग रही है, और मम्मी से कहा मम्मी खाना दे दो, भूख लग रही है बहुत तेज। हमें ये अच्छी तरह मालूम था कि अगर मैं ये बोल दूं अभी बहुत तेज भूख लग रही है तो भी खाना मिलने में 1.25 घंटा लगेगा। चूल्हा जलेगा लकड़ी वाला, फिर इस पे भैया कुछ सब्जी पकाई जाएगी, आधा 1.25 घंटा उसमें लग जाएगा, फिर रोटी आटा मांडा जाएगा, आटे की रोटी बनेगी, तो भी आधा घंटा तो कम से कम। मेरे अंदर क्या था उसकी वजह से? पेशेंस। आपके बच्चे को तो मालूम है 2 मिनट लगेंगे, मैगी बनेगी। अब जिस बच्चे को 2 मिनट में मैगी मिल रही है, जिस बच्चे को व्हाट्सएप पे कॉल कर, पहले मुझे मामा जी से कॉल करनी थी तो मुझे मालूम था कि मामा जी से बात करेंगे तो या तो मामा जी रक्षाबंधन पे आएंगे या मम्मी रक्षाबंधन पे भैया दूज पे जाएगी, तब मिलना होगा। 4-6 महीने का मेरे अंदर क्या था? पेशेंस। चिट्ठी लिखी जाएगी और चिट्ठी आएगी।
अब जो 1 सेकंड में बच्चा कर सकता है उसके अंदर पेशेंस आए कहां से? तो इसमें इन बच्चों की क्या गलती है? इनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। तो पहली बात तो इस जैन जी के लिए या किसी के लिए भी ये दोषारोपण बंद कर दीजिए कि भैया इनमें पेशेंस नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कमी है या कैरेक्टर्स में कमी है, ये एक नॉर्मल बात है। इनमें छोड़ दो, हमें भी नहीं है पेशेंस, वेरी ट्रू। इनमें तो छोड़ दीजिए, हमें कहाँ है पेशेंस? हमें और आप में वो वाला पेशेंस बचा है जो आज से पहले था। जरा सी बात पे तो हम चिढ़ जाते हैं, जरा सी बात पे तो हम गुस्सा हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि सामाजिक बदलाव है। जिस दिन आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, जिस दिन हम कॉन्शियस हो गए, बस थोड़े से, ज्यादा नहीं, थोड़े से ठहराव की जरूरत है, थोड़े से पीछे हटने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल घरेलू, आपने भी लगाया होगा कभी बचपन में, या घर में हम भी, हमारी भी बेटी है, हमारी भी वाइफ है, हमने तो गाँवों में काम भी किए हैं घरों में। तो कभी पोछा लगाते हुए देखिएगा आप किसी को भी, जो पोछा लगा रही है या लगा रहा है उसे नहीं समझ में आता यहाँ गंदगी रह गई। पीछे थोड़ी दूर मम्मी बैठी होती है या कोई बैठा होता है, मम्मी बेटा देखना वहां रह गई थोड़ी सी दूर। मेरा पॉइंट क्या है, आप कभी पेंट करिएगा दीवार को, जो पेंट कर रहा है वहां पर उसे नहीं समझ में आएगा कहां छूट गया, जो 2-4 फीट पीछे खड़ा है। तो मैं कहता हूं कभी कभी 2-4 फीट पीछे हटिए, 2-4 मिनट के लिए रुकिए, 2-4 मिनट चीजों को ठहराव लाइए, सोचिए। वही आपकी जिंदगी, बहुत बड़े काम नहीं करने, ब्यूटीफुल, बहुत बड़े काम नहीं करने, लेकिन अफसोस ये अब हम छोटे कामों की वैल्यू नहीं करते। मैंने कई बार एक बात कही है कि हमें बड़े काम बड़ा नहीं बनाते, और मैं सिद्ध कर दूंगा मैम। कभी आलू टमाटर की सब्जी बनाइए, कोई सब्जी बनाइए आलू टमाटर की, मान लो बड़ी गलती हम नहीं करते मैम। कभी ऐसा हुआ आलू टमाटर में आप आलू डालना भूल गई हो या टमाटर डालना भूल गई हो? मैक्सिमम ज्यादा क्या बोलेंगे? नमक। कभी ऐसा हुआ चाय बना रही हो और आप उसमें चाय पत्ती डालना भूल जाए, ज्यादा क्या बोलेंगे? चीनी। कभी ऐसा हुआ है, आप लोगों से भी पूछता हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कार से कहीं जाना था और रास्ते में जाके यार कार तो मैं लाई नहीं ज्यादा से ज्यादा क्या भूल जाएंगे हम? पेट्रोल भूल जाएंगे, लाइसेंस भूल जाएंगे। मैं ये कहता हूँ हम बड़ी बड़ी गलतियां थोड़ी करते हैं, हम तो छोटी छोटी चीजें बोलते हैं। और छोटी चीजों की ताकत बताता हूँ अब आपको मैम। कोई ट्रक चला रहा है, आप उसे क्या समझेंगे? ट्रक का मालिक है ड्राइवर। बस चला रहा है, मालिक है ड्राइवर। छोड़ो, ट्रेन चला रहा है, मालिक है ड्राइवर। और साइकिल या स्कूटी पे जा रहा है तो मालिक। छोटी छोटी चीजें हमें मालिक बनाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें तो ड्राइवर बना रही हैं। जिस दिन हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू करके, कुछ नहीं करना, सुन लो किसी को, रुक जाओ, पर सबको ऐसा डर लग रहा है अगर हम रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। सबके मन में एक डर है कि रुक गए तो इस तोने हम खा लिया। एक्चुअली नजरिए को समझिए। मैं कहता हूँ दुनिया बहुत अच्छी है मैम, बुरा होने का ढोंग कर रही है, उसका रीजन बताता हूँ बुरा होने का ढोंग कर क्यों रहे हैं। सबको इस बात का डर है कि अगर इसको पता चल गया ये सीधा है, सज्जन है, अच्छा है, तो कोई मेरा बुरा ना कर दे, क्योंकि दिमाग में क्या बैठा के दिया गया, दुनिया बहुत। अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दुनिया में 800 करोड़ लोग नहीं है, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं कहता हूँ दुनिया में 8 ही लोग हैं। अब देख रहे हैं दुनिया है कैसी और हमने इस दुनिया को बना कैसे दिया जबरन की। अब हम लोग केवल 8 लोग हैं, 800 करोड़ नहीं है, और हम कह रहे हैं, अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको सुनिएगा। सब मुंबई जा रहे हैं सारे के सारे, विकास सर, दुर्वेश भाई, परीक्षित सर, और हमारे घर में पैकिंग चल रही है जी। और पैकिंग करवाते हुए मेरी मम्मी मेरे पापा जी बोल रहे हैं, अमर तू बहुत सीधा है, तू बहुत सज्जन है, दुनिया बहुत चालाक है, अपना ध्यान रखना। अमर चौधरी क्या है? सीधा है। मेगा मैम के घर में उसी समय पैकिंग चल रही है और मेगा मैम की मम्मी कह रही है, बेटी तू बहुत सीधी है, बच के रहना, दुनिया बड़ी। उसी समय आशीष सर के घर में पैकिंग चल रही है, तू बहुत सीधा है, दुनिया बड़ी चालाक है। उसी समय चित्रेश सर, उसी समय दुर्वेश भाई, उसी समय विकास नागरू सर, उसी समय परीक्षित सर। मेरा सवाल, जब हम सारे के सारे सीधे हैं, ये चालाक है कौन सा? ये दुनिया बुरी है कौन सी? मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा। हम सारे ही सीधे हैं तो, पर फिर दुनिया बुरी हुई कैसे मेगा मैम? ये समझना, मैं मना नहीं करता बुरी नहीं है, पर हुई कैसे मैं बताता हूँ। हम सारे के सारे ट्रेन में बैठ गए, मुंबई आया। मेगा मैम अपने 2 लगेज ले रही थी, 2 बैग ले रही थी, उन्हें उतारने के लिए गेट पर खड़ी थी। पीछे से दुर्वेश भाई आए। दुर्वेश भाई ने सोचा लड़की है, चलो हेल्प कर देता हूँ। दुर्वेश भाई बोले, एक्सक्यूज मी मैम, मैं कुछ हेल्प करूँ क्या? पर मेगा मैम को तो मम्मी ने क्या बताया था, दुनिया बहुत बुरी है, चालाक है, बच कर रहना। मेगा मैम बोली, बदतमीज, कौन हो तुम, माइंड योर बिजनेस। दुर्वेश भाई ने क्या कहा, और मम्मी सही कह रही थी, और दुनिया बहुत बुरी यार, मैं तो मैं हेल्प कर रहा था, ये तो बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। पीछे से अमर चौधरी अपने 2 लगेज लेके आ रहा था, 2 बैग लेके। उसने दुर्वेश भाई से बोला, क्या दुर्वेश भाई हेल्प कर दोगे क्या? अब दुर्वेश भाई की तो दुर्गति पहले ही कर रखी थी मेगा मैम ने। दुर्वेश भाई ने अमर चौधरी से क्या पलट के बोला, अपने आप उतार लो, मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या? अब अमर ने क्या कहा, ओहो मम्मी सही कह रही थी, दुनिया बहुत। और जब हम सारे के सारे मुंबई स्टेशन पे उतरे, हम सारे बुरे हो चुके थे। एक्चुअल में हम बुरे थे नहीं। कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। हमें ये सिखाया गया है कि अगर तुम तुरंत मिल लोगे ना और तुम थोड़े से ओवर फ्रेंडली हो जाओगे तो कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। कोई हाथ भी ना मिलाएगा अगर गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासलों से मिला करो। हम वो चिंगारी हैं जो पैदा हुए हैं खाक से, आसमान पर पहुंचे हैं यारों उठकर खाक से, और तुम हाथ मिलाओ या ना मिलाओ तुम्हारी मर्जी। भाई हम तो अमर चौधरी हैं, गले मिलेंगे तपाक से। एक्सीलेंट। मैं ये कहता हूँ, मैं भाई मैं तो मिलूंगा यार गले,
तुम नहीं मिलना मत मिलना, इसमें कौन सी मुझ पर आफत आ जाएगी क्या? पर हमने दिमागों में फितूर भर दिया कि ओवर। आपने बी प्रोफेशनल एक शब्द सुना होगा जी, आपके भी किसी फ्रेंड ने कभी दोस्त ने कहा होगा। अमूमन इन बातों को या तो बॉस बोलता है या ज्यादातर हमारे जान पहचान वाले। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए, किन सिचुएशंस में कोई हमें ये सजेशन देता है बी प्रोफेशनल? इसका मतलब हम ऐसा क्या नहीं कर रहे थे कि उसको देख के ऐसा लगा कि यार बी प्रोफेशनल। मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप बहुत फ्रेंडली हो रही हैं अपनी टीम के साथ जी, आप हंसती हैं, आप टीम के साथ ही खड़े होकर कभी खाना भी खा लेती हैं, आप बड़ा वार्मली किसी से मिल लेती हैं, आप ओवर थोड़ा सा ऐसी होती हैं तो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके लोग क्या बोलेंगे, मुझसे क्या कहा जाएगा, यार अमर भाई बी प्रोफेशनल, तुम किसी से भी बात कर लेते हो, जूनियर से भी तुम ऐसे खड़े हो गए, और क्लाइंट से तुम डायरेक्ट मिल लिए यार, पहले उसको बाहर वेट कराते, क्या करना, बी प्रोफेशनल। आप गौर कर रही हैं इस बात की, थोड़ी सी और डेप्थ में जाइए। वो कायदे से मुझसे कह रहा है कमीना बन। वेरी ट्रू। उसकी नज़र में किसी से प्यार से बात कर लेना, टीम के साथ खाना खा लेना प्रोफेशनल होना नहीं है। उसकी नज़र में क्लाइंट को थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होना, उसको ओवर सर्विस देना, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। उसकी नज़र में मैं प्रोफेशनल तब बनूंगा जब क्लाइंट बाहर बैठा रहे, मैं 1.5 घंटा अंदर रील देखता रहूँ और उसके बाद समय दूँ मिलने का। उसकी नज़र में मैं टीम से गैप बना के रखूँ, मैं लोगों में गैप बना के रखूँ, थोड़ा बॉस वाली फीलिंग में रहूँ, थोड़ा एरोगेंस में रहूँ, तो मैं प्रोफेशनल हूँ। आज तक किसी व्यक्ति ने ये क्यों नहीं कहा यार टाइम पे ऑफिस आया करो, बी प्रोफेशनल? किसी ने ये क्यों नहीं कहा क्लाइंट को टाइम पे सर्विस दो, बी प्रोफेशनल? कभी ये क्यों नहीं कहा कि क्वालिटी का ध्यान रखो? कभी इन बातों के लिए कोई ये टर्म यूज नहीं करता कि बी प्रोफेशनल। वेरी ट्रू। यानी हमें ये सिखाया जाता है कि बदतमीज बनो, बुरे बनो, गुस्सैल बनो, गैप रखो, तो तुम प्रोफेशनल हो, नहीं तो तुम प्रोफेशनल ही नहीं हो। तो यही सिखाया जा रहा है हम लोगों को, और हम सब प्रोफेशनल बनने में लगे हुए हैं। प्रोफेशनल कब बनूं, इवन यहाँ तक भी सिखाया जा रहा है। मैं देख के माथा पकड़ लेता हूँ कि यार पहली रिंग पे ना फोन मत उठाया करो ताकि लगे तुम बिजी हो। तो मैंने कहा मतलब मैं ये बताने के लिए कि मैं बिजी हूँ? अरे यार मैंने कहा मैं बिजी होऊंगा तो मैं 8वीं पे भी नहीं उठाऊंगा। करेक्ट। अगर मैं बिजी हूं तो मैं 5 कॉल भी नहीं उठा, मेरा आपको लग रहा है हम फोन उठाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। 6 फोन उठे बजे या 10 फोन, मैं उठाऊंगा ही नहीं। तो मुझे बिजी होने के लिए बिजी बताने के लिए मतलब मैं तब ये करूं मेरे सामने फोन रखा मैं 10वीं पे उठाऊंगा? ये कौन से लॉजिक है? मैं लॉजिक ही नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन हम लोगों के दिमाग में क्या बैठा दिया गया, और अब हम इनको ढो रहे हैं। और जब आप इनको ढोएंगे तो वो तो तनाव में रहेंगे। 2 चीजें मैम, एक है हैप्पीनेस, खुश रहना, और एक सफल होना। मुझसे कोई पूछे तो मैं कहता हूं मेरा बेसिक काम खुश रहना है। सफल होना तो आगे की बात है। और हमने 2 चीजें बड़ी गड़बड़ कर दी। हमने खुशी को किससे कनेक्ट कर दिया? सफलता से। मतलब अगर मैं सफल हूं तो मैं खुश हूं। हम लोगों ने खुशी और सफलता इन दोनों का कनेक्शन एक ही बटन में किया हुआ है, एक ही खटके में करा हुआ है। अब अगर मैं सफल नहीं हो रहा हूं, यानी मैं वो नहीं, दुनिया के हिसाब से ये बंगला नहीं बना, गाड़ी नहीं खरीदी, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तो सफल तो मैं हुआ ही नहीं, और दुखी भी हूं। मैं कहता हूं भाई देख, सफलता इधर है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा डिसीजन है। Absolutely. खुश रहना मेरा डिसीजन है। इसके लिए मुझे ना किसी फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत है, ना मुझे इसके लिए कोई इकोसिस्टम चाहिए, ये तो मैं हूं। हाँ, इसके लिए मुझे मेहनत चाहिए, इसके लिए मुझे स्किल्स चाहिए, इसके लिए मुझे सपोर्ट भी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। ठीक है, ये एक प्रोसेस है मैम। एक अलग टॉपिक बताता हूँ मैं जी। है 2 तरह के चेंजेस होते हैं मैम। आप जो ऑफ द ट्रैक बात करिए, पर मुझे बड़ा बताने का मन कर रहा है आपको कि एक तो आपने जो रास्ते की बात बताई ना कि हम लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है हमें पता ही नहीं अब जा कहाँ रहे हैं। So, बस हम ढूंढते जा रहे हैं। सो अगर हमें ये पता चल जाए कि चाहिए क्या, किसके लिए मैं चल रहा हूँ, कहाँ पहुँचना है जिसके लिए मैं इतना भाग रहा हूँ, तो लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो सॉर्ट आउट होती जाएगी अपने आप। जितने भी हमारे आज गुरुज हैं, जितने भी स्पिरिचुअल मेंटर हम बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल कोच बोल सकते हैं, या गुरु के पद पे बोल सकते हैं, सदगुरु हैं, श्री हैं, तो वो सब ये बोलते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। कोई भी बंदे का लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, तो वो उनको बोलते हैं जॉय। मुझे ऐसा लगता है कि गुरु है मेरे, सदगुरु को तो मैं गुरु मानती हूँ, बट मैं ऐसा मानती हूँ कि जो चीज़ आपके पास है वो कैसे आप ढूंढ सकते हो। हाँ, अरे वाह, क्या राइट। अगर लाइफ का पर्पस जॉय को फाइंड आउट करना कैसे हो सकता है, बिकॉज जॉय तो वे ऑफ लाइफ है। हाँ, अरे आपने क्या उसमें ही आपको रहना है, तो जिसमें रहना है आपका घर क्या आप ढूंढ सकते हैं। कहता हूँ खुशी के लिए काम मत करिए, खुश होकर काम करिए। वाह। अब इन दोनों में अंतर समझिए। अगर मैं कहूँ मैं खुशी के लिए काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसा हुआ जैसे मैं सैलरी के लिए काम कर रहा हूँ। सैलरी मुझे डेली मिलेगी या महीने में एक बार मिलेगी? एक बार मिलेगी। जब मैं खुशी के लिए काम करूंगा तो साल 6 महीने में 2-4 बार मिलेगी जी। खुश होकर काम करिए। खुश तो मैं बाय डिफॉल्ट हूं, मैं कुछ करके खुश नहीं होऊंगा, मैं तो खुश हूं। मुझसे मटर छिलवा लो तो भी मैं खुश हूं, मुझसे सोने के लिए बोल दो तो भी मैं खुश हूं। तो खुश तो मैं ऑलरेडी हूं। अब हमें तो सफलता की बात करनी है, वो एक अलग चीज हो गई। तो आपने एक बड़ी कमाल की बात कही। दूसरे का आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो ढूंढने वाली बात। अब इस पर एक उदाहरण देता हूं। दुनिया में ना अच्छे लोग नहीं मिलते आजकल।
दुनिया में ईमानदार लोग हैं नहीं है, मिलते नहीं हैं दुनिया के, मतलब पूरी दुनिया में ढूंढ लो एक आदमी मिलेंगे। मैंने उससे कहा तो पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहा है, चलो वहाँ तो मिलने के चांस वैसे ही नहीं, तो घर में क्यों नहीं ढूंढ लेता, तुम अपने आसपास क्यों नहीं ढूंढते? मतलब आपने ढूंढने का काम भी इतना मुश्किल बना लिया कि मैं इतने बड़े में ढूंढूंगा, और जब आप इतने बड़े में ढूंढ रहे हो तो मिलने के तो चांस ही नहीं है। तो उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे। प्रॉब्लम ये हमें सारी दुनिया में, अरे मैं कहता हूँ अपने में ही ढूंढ लो यार, एक अच्छा इंसान तो तुम्हारे अंदर है, तुम कहाँ इस दुनिया के चक्कर में पड़ गए। और फिर क्या कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये वही वाली बात है, हमारे दिमाग में जो फितूर भर दिए गए हैं, जो जहर भर दिया गया है, दुनिया बुरी है, अच्छे बनोगे। वो एक उदाहरण देते हैं लोग, आपने सुना होगा, सीधे मत बनो, टेढ़े बनो, टेढ़े सीधे पेड़ों को पहले काट दिया। मैं उनसे पलट कर एक सवाल पूछ लूँ, मैं कहता हूँ अगर सीधा पेड़ भी फल दे रहा हो तो दुनिया में कोई से काट के दिखाए, क्यों काटेगा कोई? और टेढ़ा हो या कुछ भी, आजकल ऐसी आर मशीन आ रही है, कट जाओगे सारे के सारे, ये डायलॉग बाजी से बाहर आ जाइए, पता नहीं कहाँ से। एक्चुअली हमने कुछ डायलॉग 2-3 पॉइंट पे यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ। कुछ डायलॉग हमारे दिमाग में ऐसे बैठाए गए, उनमें से 2 डायलॉग शेयर करता हूँ बस आप। लौट के बुद्धू, मैं ये कहता हूँ मेगा मैम ये दुनिया के सबसे बड़े बुद्धू ने कही है ये बात, जो लौट के घर आने की हिम्मत दिखा दे, मैं उससे ज़्यादा समझदार किसी को नहीं मानता मैम। मैं कहता हूँ लौट के समझदार घर को आए, ये बुद्धू हैं जो घर आने की हिम्मत ही नहीं दिखाते। बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल है, पर मैं आपको अपने अंदाज में समझाता हूँ। आपको मालूम जब आदमी कोई बिजनेस शुरू करता है और उसकी दुकान ना चले, उसे 6 महीने में समझ में आ जाता है ये दुकान चलने वाली नहीं है, और मैम उस 6 महीने के लॉस के लिए वो ऑलरेडी तैयार था, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। उसने पहले ही 5-7 लाख 10 लाख का बजट बनाया था कि 4-5 लाख से माल डाल लूंगा, 2-3 लाख एक्स्ट्रा रखूंगा, 4-6 महीने के ऑपरेशन के काम आएंगे, अगर 6 महीने 8 महीने में समझ में आ जाएगा, सॉरी कैश स्थिति निकलते हैं, तो वो उस लॉस को तो झेलने के लिए तैयार था। लेकिन उसके मन में डर था कि अगर वापस लौट गया, दुकान बंद कर दी, तो दुनिया कहेगी देखा हम तो कह रहे थे लौट के बुद्धू। अब वो आदमी एक्स्ट्रा पैसे लेता है बाजार से, मार्केट से ब्याज पे पैसे उठाएगा, जबरदस्ती उस दुकान को चलाएगा 1.5-2 साल बाद अल्टीमेटली दुकान तो बंद होनी थी और 20 लाख के कर्जे के बाद बंद करेगा, क्योंकि हमने समाज के तौर पे दिमाग में बैठा रखा है लौट के बुद्धू घर को आए। लड़की ने शादी कर ली, लव मैरिज, लड़के ने लव मैरिज कर ली, आपस में बन नहीं रही, 2 महीने में समझ आ गया था नहीं बन रही, पर उन्हें मालूम है पलट के घर नहीं जा सकते, क्योंकि घर वाले तो इंतजार ही किस बात का कर रहे हैं, कब तुम्हारी शादी टूटे और हम तुमसे कहें, हम तो कह रहे थे ना लौट के बुद्धू। मैं समाज के तौर पे हर व्यक्ति से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हो सके तो समाज के तौर पे सिर्फ इतना कर लेना कि जब कोई लौटने की हिम्मत दिखाए तो उसके मजे मत लीजिएगा, उसकी टांग मत खींचिएगा, उसका सपोर्ट कीजिएगा, उसका हौसला दीजिएगा, और फिर देखो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। आधी टेंशन तो लोगों को खामा खा के इस बात की है कि लोग गिरने से थोड़ी डरते हैं। मैम आप कभी नोटिस करना, मैं साइकिल चला रहा हूँ और मैं जंगल में हूँ, कोई नहीं देख रहा, गिर जाऊँ फर्क ही नहीं पड़ रहा मुझे, इसका मतलब मुझे गिरने का डर नहीं है, मुझे उन लोगों का डर है जो मजे लेंगे, जो मजाक उड़ाएंगे। और हम समाज के तौर पे इतने निष्कृष्ट हो चुके हैं, इतने निम्न स्तर पे जा चुके हैं। आजकल तो हंसी का लेवल मैं देखता हूँ, चाहे आप स्टैंड अप कॉमेडी देख लें, चाहे कॉमेडी जो जितने भी शोज चल रहे हैं, उनमें 90% हंसी हमारी कब छूटती है, जब किसी का मजाक उड़ा दिया जाए। एक्चुअली अब हम उन बातों पे हंसी नहीं पाते जो हंसने की बातें हैं। हमें हंसने के लिए किसी का गिरना, किसी का मोटा होना, किसी का भद्दा होना, किसी की हाइट कम होना, यानी हमारा मजाक का और हंसने का स्तर इतना लेवल गिर चुका है कि हम किसी के गिरने पे। तो मेरा पॉइंट ये है कि हो सके तो जब कोई लौटे तो उसका हौसला बनिएगा, उसकी हिम्मत बढ़ाइएगा। लौट के बुद्धू घर को नहीं, लौट के समझदार घर को आए, बिकॉज उसको आने के लिए भी एक हिम्मत की जरूरत है। मैम लौटने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत, और वो हिम्मत उसे अपने अंदर नहीं चाहिए, उसके अंदर तो है। एक्चुअली उसे उस समय आपसे हौसला चाहिए। हिम्मत और हौसले में एक अंतर होता है मैम, हौसला बाहर से दिया जाता है, हिम्मत अंदर से आती है। हिम्मत अंदर से आती है, हिम्मत तो उसके अंदर है, उसे आपका हौसला चाहिए जो ये कहता है चल हमें ना यार तू मत घबरा चल। और मैं तो कहता हूँ ये तो हम सबके लिए एप्लीकेबल है ना। ऑफ कोर्स मैं किसी से कह रहा था कि तारीफ, हौसला, मोटिवेशन, सपोर्ट ये कन्यादान की तरह है। कन्यादान गाँवों में ना उसे लिफाफा देना जो बोलते हैं, आप लोग कहीं जाते हैं, आप किसी शादी वादी में जाते हैं तो क्या देते हैं? लिफाफा। तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे यहाँ कन्यादान बोला जाता है, हमारे यहाँ कॉपी लेके लोग बैठते हैं। अच्छा, और आप लिखवाएंगे जी 101 रुपये, मेरा नाम 501 रुपये। तो ये मैंने किसी के यहाँ जाके क्या किया, कन्यादान। फिर जब वो मेरी बेटी के समय, मेरी भतीजे के समय आएंगे तो वो मेरे यहाँ लिखवाएंगे। और वो एक नियम भी होता है मैम कन्यादान का, अगर मैं 101 रुपये कन्यादान करके आया हूँ तो वो 151 या 251 करेंगे, मतलब वो ज्यादा किया जाता है। लिफाफे का भी ये नियम होता है। तो मैं कहता हूँ तारीफ, हौसला, सपोर्ट, ये सब कन्यादान और लिफाफे की तरह है। किसी के दे के आए हो तो गारंटी से पलट के आपके पास भी आएगा, है आपके पास आना ही है। और ये भी बता दूं, डर, मजाक, किसी की टांग खिंचाई, किसी के मजाक उड़ाना, ये भी लिफाफे की तरह है। अच्छा पहले वाला वापस आए ना आए, दूसरे की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई सोच समझ के या तो किसी का मजाक उड़ाइएगा। ये लिफाफा आप तो जब किसी के प्रति कोई व्यवहार कर रहे हैं तो आज के बाद उस व्यवहार का, अच्छा इसे व्यवहार भी बोलते हैं शादियों में कि उनके हमने व्यवहार किया है ना, तो बस याद रखिएगा अगर आप किसी के साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं
तो याद समझिएगा आप लिफाफा दे के आए हैं। Excellent. अब वो पलट के आएगा आपके Beautiful. पास, ध्यान रखेगा इस बात का। सो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि मेजोरिटी ऑफ क्राउड में जो गरीब है वो पूरी ज़िंदगी गरीब बन के ही गुजारता है। शायद उसको हम ऐसे पोर्ट्रेट कर सकते हैं कि 100 में से हार्डली एक बंदा या एक लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास बंदा है जो वो अपनी लाइफ को, लाइफस्टाइल को या थिंकिंग को भी एक स्टेप ऊपर ले जा पाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसी क्या चीज़ है जो वो बदलाव में, जो वो ट्रांजिट में उसको हेल्प करेगी? मैं इस सवाल के जवाब में मेरे पास 2 ऑप्शन है जी। या तो मैं गुड़ी गुड़ी वाला जवाब दूं। गुड़ी गुड़ी वाला समझ रहे हैं कि यार वो गरीब इसलिए समाज से वंचित है, उसे मौके नहीं मिले, और मैं मानता हूँ इसमें कहीं से कहीं तक दोहरा है। आपने कभी सड़क किनारे देखो, मैं ज्योतिष को बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ा साइंस मानता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी आपने वो सड़क किनारे जो बैठे हैं वो हाथ देखने वाले लोग देखें जी, देखें, उनके पास 3 पैट डायलॉग है। वो मेरा हाथ देखें, आपका हाथ देखें, धरती पर किसी का देखें। पहला, तुम तो सबके लिए करते हो, कोई तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे लिए। इस धरती पे मुझे बता दो राक्षस भी होगा, कौन नहीं सुनना चाहता अपने बारे में ये लाइन? एब्सोल्युटली। लोक व्यवहार जो किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, इस किताब का ओपनिंग जो पेज है उस पर एक स्टोरी है। उसमें ये कहा गया है कि एक आदमी जिसको कई मर्डर के केस में मृत्युदंड दिया जाता है, अमेरिका की कोई घटना, वो भी ये कहता है मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने कुछ गलती नहीं किया। मुझे ये बताइए ये लाइन कौन नहीं सुनना चाहता कि तुम तो सबके लिए करते हो, तुम्हारे लिए तुमने बहुत दिया पर कभी तुम्हें बदले में मिला नहीं। कौन नहीं सुनना चाह रहा? तो जो आपने सवाल पूछा है उसके पास मेरे पास 2 ही जवाब है। या तो मैं ये जवाब दे दूं, हाँ गलत होता है, हम गरीब, मैं भी गरीब, मैं कोई बहुत बड़ा, हम लोग भी सेम ही फैमिली बैकग्राउंड से हैं, तो या तो मैं वो वाला जवाब दे दूं तो मैं थोड़ी हिम्मत दिखाता हूँ और वो वाला जवाब ना देकर मैं दूसरा ऐसा जवाब देता हूँ जिसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़े। लोग बड़ा अच्छे लोग थे तो मैं उनसे हिम्मत दिखा लेता था एक सवाल पूछने की, और सवाल ये था मेरा मैम कि मुझे बताइएगा, पहले मैम वो चलते थे STD-PCO जी, अब बंद हो गए। मेरा सवाल, STD-PCO के बिजनेस को कौन खा गया? मोबाइल फोन, बिल्कुल सही। पहले मैम कपड़े सिलते बहुत थे, कपड़ों की दुकानें में कपड़े सिले जाते थे, टेलर्स। टेलर्स के काम को या कपड़े वाले के काम को, टेलर्स के काम को कौन खा गया? कौन बोलते हैं? रेडीमेड कपड़े। तो STD-PCO के काम को कौन खा गया? मोबाइल। और टेलर्स के काम को कौन खा गया? रेडीमेड कपड़े। इससे बड़ा झूठ मेरा मैम धरती पे नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ। एक अमर नाम के व्यक्ति की STD-PCO की दुकान थी जी। अमर नाम के व्यक्ति के पास बहुत अच्छा काम चल रहा था, 200-250 लोग डेली कॉल करने आते थे, लोग आपस में जहाँ भी कॉल करते हुए फिर धीरे धीरे क्या आने लगे? मोबाइल आने लगे। मेरा एक सवाल, जब ये मोबाइल आए तो ये STD-PCO वाला किसी मंगल ग्रह पर रह रहा था क्या? इसे नहीं पता चला था मार्केट में मोबाइल आ गए हैं? अगर ये उसी समय अपने उसी STD-PCO में एक अलग से सेल्फ बनाकर 10 मोबाइल रख लेता, मुझे ये बताओ ना इस पूरे गांव के क्लाइंट किसके पास थे जो कॉल करने आ रहे थे? उसके ही पास। तो यही 200 भाई, इन्हीं 200 लोगों ने तो मोबाइल खरीदे होंगे जो लोगों से बात कर रहे थे, इन्होंने ही तो मोबाइल खरीदे हैं। तो ये वाले मोबाइल खरीदते किससे? इसी से। क्यों नहीं लगे इसने मोबाइल? मैं कहता हूं इसका बिजनेस मोबाइल ने नहीं खाया, इसके आलस्य ने खाया है, इसके ना बदलने ने खाया है, इसके मौके के लिए तैयार ना होने ने खाया है। वो जो टेलर कह रहा है जी मेरा धंधा रेडीमेड वाले खा गए, मेरा तो सवाल ये, अगर गांव में 500 लोग थे और 5 दुकान टेलर थे तो ये 500 लोग कपड़े कहां सिलवा रहे थे? इन 500 के पास तो ग्राहक तो मेरे ही हुए ना। मान लो एक के पास 100 ग्राहक थे और यही 100 ग्राहक जाके रेडीमेड खरीदेंगे, तो भाई आपने रेडीमेड कपड़े क्यों नहीं रखने शुरू कर दिए थे? तो आपका ग्राहक आपके पास ही रहता ना। और धीरे धीरे जब आपको पता चलता कि अब कपड़े नहीं सिलवाए जा रहे रेडीमेड, तो आप रेडीमेड की दुकान बना लिए होते आपने उसको। एक्चुअली हमारे ना बदलने ने, हमारे अवेयर ना होने ने, हमारे फिक्स माइंडसेट ने मारा है हमको। तो मैं यहाँ गरीब शब्द का तो प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन जो कमजोर वर्ग है वो इसलिए कमजोर है, अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, मैं बिल्कुल मानता हूं। उसके बावजूद मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा, मैं खुद एक गांव से हूं, बहुत कमजोर वर्ग से हम सब लोग ही हैं, हम लोग सब ऑलमोस्ट बैकग्राउंड है। हमारे ना बदलने ने हमें खाया है, हमारे अपग्रेड ना होने ने हमको खाया है, हमारे फिक्स्ड माइंडसेट ने हमको खाया है। एक और अलग से सवाल पूछ लूं, मेरा एक सवाल आपने नोटिस किया होगा, मैं एक टीचर होता है जी। टीचर को जब मैं फिलहाल हाथ जोड़ के गाँव की बात कर रहा हूँ अपनों की, एक टीचर को एक्स्ट्रा पैसे कमाने, तो वो टीचर क्या करता है? स्कूल में पढ़ाता है, फिर आके क्या करने लगता है? ट्यूशन पढ़ाता है खाली समय में जी। मेरा अगला सवाल, एक डॉक्टर है, उसको और कमाना है, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है, उस एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए क्या करता है? वो खुद का ओपीडी कर लेता है, खुद का क्लिनिक कर लेता है। मेरा एक सवाल, जो ऑलरेडी 1 लाख रुपए डॉक्टर कमा रहा है वो एक्स्ट्रा कमाने के लिए और काम कर रहा है, जो डेली 60-70 हज़ार रुपए की सैलरी ले रहा है वो टीचर और कर रहा है। मेरा सवाल, जिसको हम गरीब बोल रहे हैं, उसे जैसे ही खाली समय मिला उसने क्या करा? या तो ताश खेलने शुरू कर दी, या रील चलानी शुरू कर दी, या बैठ के बीड़ी पीनी शुरू कर दी, और फिर कह रहे हो कि जी गरीब दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। और करे क्या? और क्या हो? आपने एक्स्ट्रा कुछ करने का क्यों नहीं सोचा था? मैं किसान हूं, मैं खुद एक किसान हूं, पर मैं 24 घंटे किसान ही कर रहा हूं क्या? तो वो जो मेरा खाली समय है, मैं उस समय में कोई एक्स्ट्रा करने की क्यों नहीं सोच लेता? ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वास्तव में तो अच्छा, दूसरी बात, मेरा तो उल्टा सवाल है। अब ये हम क्या बोलते हैं, सर सिस्टम साथ नहीं होता, गवर्नमेंट ऐसी, सरकार ऐसी। मैं तो फिर उल्टा पूछ रहा हूं,
करेक्ट। मेरा पॉइंट ये, अगर आपको सच में पता है गवर्नमेंट आपके साथ नहीं, सिस्टम आपके साथ नहीं, ये साथ नहीं, तुम्हें तो ज्यादा जल्दी मेहनत करनी चाहिए, आपको तो ज्यादा रास्ते सोचने चाहिए, आपको तो ज्यादा प्लानिंग करनी चाहिए, और कर कहाँ रहे हैं। तो मैं एक उदाहरण के साथ इसको कनेक्ट करूंगा। एक क्लास में एक बच्चा होशियार और एक कमजोर बच्चा, और हम डायलॉग मार रहे हैं कि कमजोर बच्चा दिन पे दिन कमजोर होता जा रहा है, होशियार बच्चा दिन पे दिन होशियार। मेरा एक सवाल है आपसे जी, दोनों में से क्या लगता है घर जाके होमवर्क कौन सा करता होगा, होशियार या कमजोर? होशियार वाला। क्या लगता है क्लास में ध्यान से कौन सा पढ़ता होगा? होशियार वाला। क्या लगता है घर पे जाके एग्जाम्स की तैयारी कौन सा करता होगा? होशियार। क्या लगता है टीचर को ध्यान से कौन सुनता होगा? होशियार वाला। ये सारे काम करने किसको चाहिए थे? कमजोर वाले को। तो फिर ये डायलॉग क्यों मार रहा है कि होशियार दिन पे दिन होशियार होता जा रहा है? अगर ये होशियार ना हो तो मैं हूँ, कौन हो? तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज है, मैं चाहे गरीब शब्द नहीं प्रयोग करूँगा, कहीं भी हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, क्योंकि मैंने अपने ही गाँवों से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने संघर्ष, मेहनत और हिम्मत के दम पर आज टॉप क्लास पे काम कर रहे हैं, जो करोड़ों का काम कमाई कर रहे हैं। चाहे उनमें से कुछ डॉक्टर बनने, इंजीनियर, समस्या उनके साथ भी सेम थी, पर वो समझते गए थे कि समस्या का रोना रोने से कोई हल नहीं निकलने वाला, कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और उस एक्स्ट्रा के करने के लिए फिर ढूंढिए सपोर्ट सिस्टम। वेरी ट्रू। फिर ढूंढो यार, मैं क्यों ना यार, मैं किसान हूं तो मैं बीज की दुकान भी खोल लूं, या यार हमारे यहाँ आजकल जमीनों का काम चल रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग, किसान तो ही। आप कहोगे जी मैं कम पढ़ा लिखा हूं, ऐसे 100 काम बता दूं जो वो कम पढ़े लिखे कर सकते हैं। भाई हर काम के लिए मुझे डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बनना है। वेरी ट्रू। तो आपको अब फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यार मैं ऐसा क्या एक्स्ट्रा काम कर सकता हूं। आप एक यूथ हैं, आप एक युवा हैं, आप जॉब तलाश रहे हैं, जॉब अभी नहीं मिल रही है, तो सोचना शुरू करिए मैं 4 काम एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं ऐसे जिससे मेरे पास कुछ अर्निंग आनी शुरू हो जाए, मेरी स्किल भी डेवलप हो जाए, मैं थोड़ा बहुत कमा लूं, खर्चा निकाल लूं और इधर जॉब की तैयारी कर लूं। इतना तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। और अगर हम इतना भी नहीं सोच रहे तो कम से कम और भी कुछ नहीं तो फिर शिकायत करने का हक नहीं है। मतलब बेसिकली अब हमें ब्यूटीफुल जिस अंदाज में चीजें बदली हैं मैम जी, अब ना शिकायत करने के उतने मौके लोगों के पास रहे नहीं। उन्हें अंदर झांकना पड़ेगा कि यार हमारा प्रॉब्लम कहाँ, कहीं तेरा आलस से तो नहीं खा रहा तुझे जी, कई तरह सारे आप रील बना रहे हैं या रील चला रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब ये सवाल, जितने सवाल हमने दुनिया से पूछे हैं ना, उनमें किताबें, रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। अब सवाल इधर मत पूछिए, अब कुछ सवाल आपको यहाँ पूछने पड़ेंगे। और कब तक सुनी सुनाई कहानी सुनाएगा। रही बात चुनौतियों की, समस्याओं की, तो एक शेर पढ़ देता हूँ। इरशाद। कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर कि जी, कभी तो मेरी दिवाली कर, कभी तो मेरी ईद कर, तू बाहर निकल के मेरी दीद कर, और कब तक सुनी सुनाई कहानी सुनाएगा, कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर। और शेर ये पढ़ रहा हूं मैं कि कब तक चिराग अपना हवा से बचाएगा, उठ और हवा के गाल पे चांटा रसीद कर। कब तक हम ये कहानियां सुनाते रहेंगे जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये हो जाता जी, वो हो जाता जी। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, उठ बांध, कमर क्या डरता है, फिर देख भला वो क्या करता है। तो उठिए, कमर बांधिए, कुछ करिए, फिर सपोर्ट मिलेगा, दुनिया का भी सपोर्ट मिलेगा, लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ सपोर्ट वाले पार्ट को। आपने कभी मकान बनवाया हो, हम कहते हैं लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं उल्टा कहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने घर बनवाया होगा, नहीं बनवाया हो तो आप मुझे बताइएगा। घर बनता है, मकान बनता है जी, दीवार में वो उसको बोलते हैं लकड़ी लगा के उस पर चढ़ के फिर वो दीवार बनाते हैं जी। हाँ। या सेटिंग ऊपर लगाई जाती है, छत पे सेटिंग, ताकि वो लेंटर डलता है तो सपोर्ट लगाई जाती है। मेरा एक सवाल है, मैं 3 फीट की दीवार बनाने के लिए सपोर्ट चाहिए, 4 फीट की, या 10 फीट पे सपोर्ट चाहिए? 10 फीट पे। लोगों को पहला ही ईंट रखने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। आप पहले दुनिया को बताओ कि भाई 4-5 फीट तक तो दीवार ले आया हूं, अब मुझे सपोर्ट करो। फिर आपके आसपास के लोग कहेंगे नहीं यार लड़का मेहनत कर रहा, लड़का कुछ करना चाह रहा। सपोर्ट 5-6 फीट के बाद देती है दुनिया। वेरी ट्रू। सपोर्ट छत को दी जाती है, फर्श को नहीं दी जाती। मैं घर से तो निकलूं ना, अब मुझे दुनिया की सपोर्ट भी चाहिए। मैं खुद तो कुछ ना करूं, परीक्षित सर को फोन, सर मुझे चित्रेश सर थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी। सर सुमित सर ही नहीं, ये तो लगे ये आदमी घर से निकल के कुछ कर रहा है। मैं कभी लिफ्ट ली या दी है? नहीं। तो मैं कॉमन सेंस का सवाल आप लोगों से पूछ लेता हूं। लिफ्ट लेने की 2 शर्तें हैं मैम। पहला, आप सड़क पे चलते हुए होने चाहिए, करेक्ट। दूसरा, लिफ्ट मांगते हुए दिखने चाहिए। लिफ्ट ऐसे नहीं मिलते कि अमर चौधरी घर पे पड़ा है और लिफ्ट वाला आएगा, रास्ते में बोली लगाएगा मोहल्ले में आके, लिफ्ट ले लो लिफ्ट। भाई लिफ्ट की 2 ही शर्तें हैं, और एक गारंटी देता हूं। कई बार ऐसा तो हो सकता है, मैम आपने भी नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा तो हो सकता है कि मैंने बाइक वाले को हाथ दिया और स्कूटी वाला रुक जाए। आप नोटिस करना, कई बार जिसको मैंने हाथ दिया था वो नहीं रुकता, पर एक पीछे जा रहा होता है वो रोक लेता है। वेरी ट्रू। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो सपोर्ट ना करे जिससे आप मांग रहे थे, कोई दूसरा कर लेगा, दूसरा कर देगा, जिसने पीछे से देखा होगा कि यार ये आदमी कहीं जाना चाह रहा है, ये सपोर्ट करना मांग रहा है, पर दिखे तो सही सड़क पे। हमें सपोर्ट चाहिए, घर पे पड़े पड़े चाहिए, हमें सारे काम चाहिए, मतलब हमें कुछ ना करना पड़े। अब इसका तो कोई धरती पे इलाज है नहीं। वेरी ट्रू। आई मीन मांगे बिना तो मां भी नहीं देती, चाहिए सी बात है। तो मांगे मोती, हाँ बिल्कुल नहीं है जी। वेरी नाइस।
बिकॉज हम जो बात कर रहे हैं वो लाइफ की बात कर रहे हैं, जो मैं आप हमें जो देख रहे हैं वो हर कोई जी रहा है, बट शायद अगेन वहीं पे बात आ जाती है कि वो ठहराव, वो रुकना, सोचना और चलना नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ चलते जाना भागते जाना ही हो रहा है। आप जब बात कर रहे थे अभी, तब एक दिमाग में और एक चीज़ आई कि ज़्यादातर एक प्रॉब्लम है और एक सोल्यूशन है, राइट? हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम और सोल्यूशन को देखते हैं, पर प्रॉब्लम को बहुत बड़ा देख लेते हैं और सोल्यूशन को बहुत छोटा देखते हैं। तो अगेन हमारा जो फोकस है, हमारा जो देखने का नज़रिया है, वो प्रॉब्लम के ऊपर ही रहता है। तो ऑफकोर्स जो बड़ी चीज़ है वो पहले दिखेगी, छोटी चीज़ नहीं दिखेगी। तो लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व होती है, तो सिर्फ प्रॉब्लम 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 में रिवॉल्व होती है। अगर इसको थोड़ा सा हम उल्टा कर दें, जितना बड़ा हम हमारे प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उतना बड़ा सिर्फ हम सॉल्यूशन को देखें, क्या सॉल्यूशन है, कैसे करना है, वो तो बहुत बात की बात है, पर सिर्फ ऐसे एक माइंडसेट बना ले कि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो मुझे लगता है कि वही सेम चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो क्वेश्चंस आपको पूछने थे वो तो बिल्कुल बाकी रह गए हैं। सो इवन आई वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू से एक्चुअली दिस वाज वन ऑफ द फ्यू पॉडकास्ट्स जिनमें डिस्कशन हुआ, जिनमें इंटरेक्शन हुआ, केवल सवाल जवाब नहीं हुए। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट होस्ट आई वुड से। मतलब आपके साथ बात करना ना, इट्स लाइक अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। मुझे भी कई सारी चीज़ें आपने वो रिकॉल कराई जो मैंने पिछली बार कब कहा था मुझे खुद को याद नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह आपने चीज़ों को इवॉल्व किया, जिस तरह आपने चीज़ों को डेवलप किया, क्वेश्चंस को, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच।